हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ की प्रीलिम टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है 2023 की। ये टेस्ट नंबर आपका 144 है। 143 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि बीपीएससी, एमपीपीएससी, झारखंड पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, हिमाचल प्रदेश पीसीएस या फिर आरएस, तो आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, आपको काफी फायदा मिलेगा। या किसी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हैं वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं मेरे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लें कि जब भी मेरी वीडियो आए तो उनको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लोग पूछ रहे हैं कि टेस्ट नंबर 1 से कहाँ मिलेगा। ठीक है, तो मैं बता दूं आपको कि टेस्ट नंबर 1 से आप मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जाएंगे, वहां पे उत्तर प्रदेश पीसीएस 2023 का टेस्ट सीरीज के नाम से एक प्लेलिस्ट है। वहां पे आपको टेस्ट नंबर 1 से टेस्ट नंबर 144 तक मिल जाएगा। तो जिन लोगों ने अभी फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं हमारे वीडियो को, वो जो है कि टेस्ट नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और टेस्ट नंबर 144 तक पहुंचेंगे और आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, 7वीं पंचवर्षीय योजना जो कि मार्च 1990 में समाप्त हो गई, इसके बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई? अप्रैल 1990 में, अप्रैल 1992 में, अप्रैल 1991 में, अप्रैल 1993 में। देखिए, 7वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है, 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1985 से 90 तक था। ठीक है, 1985 से 90 के बीच जो है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। जो 8वीं पंचवर्षीय योजना है, 7वीं के बाद जब 8वीं होगी तो वो 90 से ही स्टार्ट होनी थी। ठीक है, लेकिन ये 90 से स्टार्ट नहीं होकर के कब स्टार्ट हुई? तो ये हुई आपका 1 अप्रैल 1992 से। ठीक है, 1 अप्रैल 1992 से ये स्टार्ट हुई। और 90 से 92 के बीच में क्यों गैप रहा? क्योंकि राजनीतिक अस्थायित्व और भुगतान संकट के कारण 1990 से 92 के दौरान जो है कि पंचवर्षीय योजना नहीं चलाई गई थी। ठीक है, देखिए, जब ये 90 से और 92 के बीच गैप रहा तो उसी टाइम पे 90 में ही क्या हुआ? 90 में आपका चलाया गया था क्या? तो सीडीबी को शुरू किया गया था। ठीक है, सीडीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, यह आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, 90 में जो ये लघु उद्योग के विकास के लिए सीडीबी की शुरुआत की गई, और सीडीबी का फुल फॉर्म आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, सीडीबी। उसके बाद से 1991 में क्या किया गया? तो भारत में आर्थिक सुधार मतलब उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की घोषणा भी की गई थी। ठीक है, उसके बाद से ये 92 से स्टार्ट किया गया और कब तक चला? 92 से चला ये 97 तक। ठीक है, 8वीं पंचवर्षीय योजना। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। 11वीं पंचवर्षीय योजना में निम्न में से किस क्षेत्र में सबसे अधिक रोजगार के अवसर में वृद्धि की आशा की गई थी? विनिर्माण क्षेत्र में, निर्माण कार्य क्षेत्र में, परिवहन तथा संचार क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किस क्षेत्र में सबसे रोजगार के अवसर में वृद्धि की आशा की गई थी? तो ये की गई थी निर्माण कार्य क्षेत्र में। देखिए, 11वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम ड्यूरेशन कब से कब तक था? ये 2007 से लेकर के 2012 तक था। मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा प्रचलन में कब शामिल किया गया? 1 अप्रैल 1965 में, 1 अप्रैल 1957 से, 1 अप्रैल 1935 से, 1 अप्रैल 1960 से। देखिए, मुद्रा की दशमलव प्रणाली, ठीक है, इसके साथ जो है कि प्रचलित नया पैसा प्रचलन में कब शामिल किया गया? तो यह शामिल किया गया 1 अप्रैल 1957 से। बी ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित कथनों में से भारत में आयकर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह एक प्रगतिशील कर है, यह एक प्रत्यक्ष कर है, यह राज्य सरकारों द्वारा एकत्रित किया जाता है, और यह एक अनुपातिक कर है। देखिए, इसमें से भारत में जो आयकर है उसके संबंध में बात किया जा रहा है। आयकर यह एक जो है कि प्रगतिशील कर है। बिल्कुल सही है, यह एक जो है कि प्रगतिशील कर है। क्यों? क्योंकि इसकी जो दर होती है ना,
वो आयकर की सीमा में रहने वाले लोगों पर समान रूप से लागू नहीं होती है। क्यों समान रूप से लागू नहीं होती है? क्योंकि कम आय पर जो दर होता है वो कम देना पड़ता है और अधिक आय पर कर की दर क्या होती है? अधिक होता है। ठीक है, इसीलिए यह प्रगतिशील कर है। यह एक प्रत्यक्ष कर है, बिल्कुल सही है। यह राज्य सरकारों द्वारा एकत्रित किया जाता है। देखिए, यह केंद्र सरकार द्वारा आरोपित ये एकत्रित किया जाता है। ये मतलब यह जो है कि केंद्र सरकारों द्वारा जो है कि आरोपित और एकत्रित किया जाता है, न कि राज्य सरकारों द्वारा। यह आपका गलत है। और यह एक आनुपातिक कर है। यह जो है कि आयकर जो है कि आनुपातिक कर नहीं है। ठीक है, तो इसमें से कथन सत्य कौन कौन सा है? तो यह पहला है और दूसरा है। यह हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है थोक मूल्य सूचकांक द्वारा, शहरी हाथ के काम न करने वाले श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा, खेतिहर श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा और राष्ट्रीय आय अपस्फीति द्वारा। भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है। किसके द्वारा मापा जाता है? ये मापा जाता है थोक मूल्य सूचकांक द्वारा। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? 2 अक्टूबर 1950 ईस्वी, 2 अक्टूबर 1951 ईस्वी, 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी, 2 अक्टूबर 1953 ईस्वी। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम को कब प्रारंभ किया गया? ठीक है, तो कब प्रारंभ किया गया? तो यह प्रारंभ किया गया 2 अक्टूबर 1952 को। सी ऑप्शन आपका सही है। 2 अक्टूबर 1952 को यह शुरू किया गया। देखिए, देश में कृषि कार्यक्रम और संचार की प्रणाली में सुधार के साथ साथ ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता और ग्रामीण शिक्षा से में प्राप्त वृद्धि के उद्देश्य से ही सामुदायिक विकास कार्यक्रम को लागू किया गया। देखिए, ये जब लागू किया गया तो ये पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया। और जब पहली पंचवर्षीय योजना चल रही थी उस टाइम पे कुछ ब्लॉकों में ही इसको लागू किया गया, लेकिन 1964 में इसको जो है कि पूरे संपूर्ण देश में, मतलब पूरे देश में इसको लागू कर दिया गया। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है? मिथाल, यूजेनाल, मेंथेनॉल, बेंजेलिहाइड। लौंग का जो तेल होता है इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है? कौन सा एक प्रमुख घटक है लौंग के तेल का? तो यह है आपका यूजेनॉल। देखिए, यह एक प्राकृतिक दर्द निवारक और एंटीसेप्टिक है। ये जो यूजेनॉल है ना, ये जो है कि प्राकृतिक दर्द निवारक और एंटीसेप्टिक है। इसका उपयोग जो है कि दांतों के दर्द को दूर करने में किया जाता है। देखिए, आज के डेट में भी लोगों को दांत दर्द करता है तो लौंग जो है कि उसमें दबा लेते हैं। ठीक है, तो ये एक दर्द निवारक होता है इसी के कारण। ठीक है, देखिए, लौंग के तेल का उपयोग और कहाँ कहाँ किया जाता है? तो सौंदर्य प्रसाधन में किया जाता है, साबुन तथा टूथपेस्ट निर्माण में किया जाता है। ये सब सारी जगहों पर लौंग का प्रयोग किया जाता है, लौंग के तेल का। देखिए, मेडागास्कर और इंडोनेशिया, ये जो दोनों देश है ना, ये लौंग तेल उत्पादक देश है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। जलोढ़ मिट्टी में किसकी बहुलता होती है? नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस, ह्यूमस। जलोढ़ मिट्टी में किसकी बहुलता होती है? तो देखिए, इसमें बहुलता जो होती है पोटास की होती है, चूना की होती है और जैव पदार्थ की बहुलता पाई जाती है। इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की क्या पाई जाती है? कमी पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी में। देखिए, जलोढ़ मिट्टियां जो है ना वो 2 प्रकार की होती है। कौन कौन? एक बांगर और एक खादर। देखिए, जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसको हम क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। और जो नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है उसको हम खादर कहते हैं। जगन्नाथ मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस मंदिर को यामनिका तीर्थ भी कहा जाता है। मंदिर का मुख्य आकर्षण वार्षिक रथ यात्रा उत्सव है, जिसमें मंदिर के 3 मुख्य देवताओं भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की रथ यात्रा एक भव्य जुलूस के साथ निकल जाती है। यह मंदिर उड़ीसा के पुरी में स्थित है। देखिए, जगन्नाथ मंदिर के संदर्भ में ये बात की जा रही है। देखिए, ये जो मंदिर है इस मंदिर को जो है कि यमनिका तीर्थ भी कहा जाता है। बिल्कुल सही है कि इस मंदिर को यमनिका तीर्थ भी कहा जाता है। देखिए, इस मंदिर का निर्माण जो है ना 12वीं शताब्दी में पूर्वी गंग राजवंश के राजा जो है कि अनंत वर्मन चोंडगंग देव द्वारा किया गया था। देखिए, इस मंदिर को श्वेत पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है और ये 4 धाम तीर्थ यात्रा का ये एक हिस्सा है। देखिए, ये मंदिर जो है ये आकर्षण वार्षिक रथ यात्रा उत्सव है। यहाँ पे मुख्य आकर्षण जो है वो वार्षिक रथ यात्रा उत्सव है, जिसमें मंदिर के 3 प्रमुख देवताएं हैं। कौन कौन?
भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की रथ यात्रा एक भव्य जुलूस के साथ निकाली जाती है। बिल्कुल सही है। और ये जो मंदिर है उड़ीसा के कहाँ पे स्थित है? तो ये पुरी में सिचुएटेड है। ठीक है, तो ये सारे सही है। तो 1, 2 और 3 हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। सोमनाथ मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मंदिर गुजरात राज्य में भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम में अरब सागर तट पर स्थित है। यह मंदिर भारत के 12 आदि ज्योतिर्लिंगों में प्रथम है और इस मंदिर का उल्लेख इब्न बतूता ने अपने यात्रा वृतांत में किया था। देखिए सोमनाथ मंदिर ये कहाँ पे है? ये गुजरात राज्य में है और भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम में अरब सागर तट पे सिचुएटेड है। बिल्कुल सही है। यह मंदिर भारत के 12 आदि ज्योतिर्लिंगों में प्रथम है। ये भी आपका सही है। देखिए इस मंदिर का जो उल्लेख है इब्न बतूता ने अपने यात्रा वृतांत में किया है। देखिए इस मंदिर का जो उल्लेख है ये इब्न बतूता ने नहीं, किसने किया है? वो अरब यात्री था अलबरूनी ने अपने यात्रा वृतांत में किया है। तो अलबरूनी ने किया है, न कि इब्न बतूता ने किया है। तो पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा क्या है? गलत है। ये हो जाएगा आपका केवल 1 और 2 सही है। पारा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला ऐसा तत्व है जो वायु, जल और मृदा में पाया जाता है। यह एकमात्र ऐसी अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है। पारा के संदर्भ में बात की जा रही है। पारा जो है कि प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एक ऐसा तत्व है जो कि वायु, जल और मृदा में पाया जाता है। बिल्कुल सही है। देखिए यह एक मात्र ऐसा अधातु है। देखिए पारा अधातु नहीं है, ये जो कि धातु है। ठीक है, जो कि कमरे के तापमान पे द्रव अवस्था में ही रहता है। तो ये आपका गलत है। अगर यह धातु रहता तो ये सही रहता। यहाँ पे बताया जा रहा है कि यह धातु है, लेकिन पारा क्या है? पारा जो है कि एक धातु है और यह जो है कि कमरे के तापमान पे किस अवस्था में पाया जाता है? तो ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो यहाँ पे ओनली केवल एक सही है, मतलब पहला सही है। बुरा पाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गंगा, यमुना एवं सिंध के कछारी मैदानों में पूरा पाषाणकालीन स्थल प्राप्त होते हैं। इस काल में नक्काशी और चित्रकारी कला का विकास हुआ है। देखिए बात की जा रही है पूरा पाषाण काल के संदर्भ में। पूरा पाषाण काल जो गंगा, यमुना और सिंध के कछारी मैदानों में पूरा पाषाणकालीन स्थल प्राप्त होते हैं। देखिए गंगा, यमुना और सिंध कछारी मैदानों में तो पूरा पाषाणकालीन स्थल प्राप्त नहीं हुए। गंगा में कहीं प्राप्त नहीं हुए, यमुना में प्राप्त नहीं हुए। ठीक है, तो ये जो है कि आपका गलत है। और इस काल में नक्काशी और चित्रकारी कला का विकास हुआ है। तो ये आपका सही है। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा? केवल 2 सही है। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि गंगा, यमुना और सिंध के कछारी मैदानों में पूरा पाषाणकालीन स्थल तो प्राप्त नहीं हुए, यहाँ पे नहीं हुए हैं। ठीक है, मध्य पाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस काल के लोगों ने सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू पशु बनाया था। इसे सूक्ष्म पाषाण काल भी कहा जाता है। देखिए मध्य पाषाण काल के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, देखिए इस काल के लोग जो है ना शिकार करके, मछली पकड़ करके अपना जो है कि जीवन यापन करते थे, मध्य पाषाण काल के लोग। और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर से प्राप्त जो साक्ष्य हैं वो जो है कि पशुपालन की स्थिति को दर्शाता है कि मतलब ये लोग पशु पालते थे। ठीक है, और ये काल पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के मध्य संक्रमण काल था, जिसे हम सूक्ष्म पाषाण काल कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका सही है। और पहला भी आपका सही है, क्योंकि कुत्ते को पालतू पशु बनाया था इन लोगों ने। तो ये भी आपका सही है। पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। ये हो जाएगा आपका 1 और 2 दोनों सही है। वैदिक सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ है उसे वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। वैदिक सभ्यता मुख्यतः पशुचारण सभ्यता थी। देखिए जो वैदिक सभ्यता है इसके संदर्भ में बात की जा रही है। सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ है उसे हम वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं या फिर आर्य सभ्यता के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। और वैदिक सभ्यता का मुख्यतः जो पशुचरण सभ्यता थी, ये जो है कि पशुचरण सभ्यता थी जिसमें कृषि गौण व्यवसाय था। ठीक है, तो ये भी आपका सही है। पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन की 1 और 2 दोनों सही है। उत्तर वैदिक काल
संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस संस्कृति का मुख्य केंद्र मध्य देश था। इस काल में सामाजिक व्यवस्था का आधार वर्णाश्रम व्यवस्था नहीं था। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? उत्तर वैदिक काल की बात की जा रही है। उत्तर वैदिक काल जो है, इसमें इस संस्कृति का जो मुख्य केंद्र था वो मध्य देश था। ठीक है, यह आपका सही है। और इस काल में सामाजिक व्यवस्था का आधार वर्णाश्रम व्यवस्था नहीं था। देखिए बताया जा रहा है, देखिए इसके अंतर्गत जो है ना, वर्णों का आधार क्रम का आधारित ना होकर, मतलब जो वर्णों का आधार था ये कर्म पर आधारित ना होकर के ये जाति पर आधारित होने लगता था। तो यहाँ लिखा जा रहा है कि जो सामाजिक व्यवस्था था वो आधार वर्णाश्रम व्यवस्था था। नहीं, ये वर्णाश्रम व्यवस्था नहीं था। इसका जो है कि कर्म के आधार पर ना होकर के ये जाति के आधार पर होने लगता था। तो ये आपका क्या है? ये गलत है। पहला सही है, तो इसमें हो जाएगा आपका केवल एक सही है। महाजनपद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बौद्ध ग्रंथ, अगुंतर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। महाजनपदों में मगध सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था। देखिए, बौद्ध ग्रंथ के अगुंतर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। बिल्कुल सही है। और महाजनपदों में मगध जो था ये सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था। अच्छा, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि मगध की राजधानी कहाँ पे थी? ठीक है, जो 16 महाजनपद है उसमें एक मगध महाजनपद है, इसकी राजधानी कहाँ पे थी? तो ये देखिए, ये दोनों सही है। पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन की 1 और 2 दोनों सही है। भारत निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। मूल रूप से आयोग में केवल एक चुनाव आयुक्त था, लेकिन चुनाव आयुक्त संशोधन अधिनियम 1970 के बाद इसे बहुसदस्यीय निकाय बना दिया गया। यह देश में केवल लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव का संचालन करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? देखिए, जो निर्वाचन आयोग है, भारत का निर्वाचन आयोग, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को किया गया था। देखिए, इसका सचिवालय कहाँ पे है? तो इसका सचिवालय न्यू दिल्ली में है और यह एक जो है कि संवैधानिक निकाय है। देखिए, मूल रूप से आयोग में केवल एक चुनाव आयुक्त था, ठीक है, लेकिन चुनाव आयुक्त संशोधन अधिनियम 1970 के बाद इसे बहुसदस्यीय निकाय बना दिया गया। देखिए, मूल रूप से जब ये बना था तो ये जो है कि इसमें एक चुनाव आयुक्त रहते थे, लेकिन चुनाव आयुक्त अधिनियम संशोधन अधिनियम जो 1970 का नहीं है, ये जो है कि आपका कब का है? तो ये कब हुआ था संशोधन? तो ये आपका 1989 में हुआ था। ठीक है, 1989 के बाद से इसे बहुसदस्यीय निकाय बना दिया गया। मतलब इसमें जो है कि एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 जो है कि चुनाव आयुक्त। ठीक है, तीसरा है तो ये आपका गलत है दूसरा। ठीक है, तीसरा है कि यह देश में केवल लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव का संचालन कराता है। देखिए, जो भारत का निर्वाचन आयोग है ये लोकसभा, राज्यसभा, इसके साथ साथ विधान सभाएं जो होती है राज्य में, उसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों का संचालन करता है भारत का निर्वाचन आयोग। ठीक है, तो ये आपका पहला बस सही है, दूसरा भी गलत है और तीसरा भी गलत है। इसमें हो जाएगा केवल एक सही है। पृथ्वी की आंतरिक क्रोड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है जिसकी औसत त्रिज्या 1220 किलोमीटर है। भीतरी और बाहरी क्रोड के बीच की सीमा को मोह असंबद्धता कहा जाता है। पृथ्वी के आंतरिक क्रोड के संदर्भ में बात की जा रही है। ठीक है, देखिए, यह पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है। बिल्कुल सही है कि यह पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है और इसकी औसत त्रिज्या कितनी है? तो 1220 किलोमीटर है। तो यह आपका सही है। देखिए, भीतरी और बाहरी क्रोड के बीच की सीमा को क्या कहा जाता है? मोह असंबद्धता कहा जाता है। नहीं, भीतरी और बाहरी क्रोड की सीमा जो है पृथ्वी की सतह से लगभग जो है कि 5150 किलोमीटर ये नीचे है और इस सीमा को लेहमान भूकंपीय विच्छिन्नता कहते हैं, न कि मोह असंबद्धता। क्या कहते हैं? लेहमान भूकंपीय विच्छिन्नता। ठीक है, तो ये आपका गलत है। पहला सही है और दूसरा गलत है, तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन।
जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैन धर्म के 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ का प्रतीक शंख था। जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था तथा जाति व्यवस्था की निंदा की गई है। जैन धर्म में पुनर्जन्म या कर्मवाद में विश्वास व्यक्त नहीं किया गया है। देखिए, जैन धर्म के संदर्भ में बात की जा रही है। इसमें जो 23वें तीर्थकार थे वो पार्श्वनाथ जी थे, ठीक है, और इनका प्रतीक जो है क्या है, ये शंख है, ठीक है। जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था तथा जाति व्यवस्था की निंदा की गई है, बिल्कुल सही है। और जैन धर्म में पुनर्जन्म या कर्मवाद में विश्वास व्यक्त नहीं किया गया है। देखिए, जैन धर्म में पुनर्जन्म या कर्मवाद में विश्वास किया गया है, ठीक है, विश्वास व्यक्त किया गया है, ना कि नहीं किया गया है। तो यह गलत है, आपका पहला सही है और दूसरा सही है। ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, 1 और 2 दोनों सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चंद्रमा की कक्षा पृथ्वी के निकट होती है। ज्वारीय क्रम सामान्य से अधिक होता है। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं। उपयुक्त परिस्थितियां निम्नलिखित में से किस ज्वार भाटा को परिभाषित करती है। देखिए, ज्वार भाटा क्या होता है। ज्वार भाटा जो है कि सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने या गिरने को ही हम क्या कहते हैं, ज्वार भाटा कहते हैं। देखिए, इसमें चंद्रमा की कक्षा पृथ्वी के निकट होती है। ज्वारीय क्रम सामान्य से जब अधिक होता है और सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की एक सीध रेखा में होते हैं तो क्या घटित होता है, तो इसमें घटित होता है आपका उपभू बृहत ज्वार भाट घटित होता है, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका सही है। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछले वीडियो में कि एक सरल अर्थव्यवस्था में जहां सरकार बाह्य व्यापार अथवा बचत नहीं करती है, वहां राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है। आय विधि से, उत्पादन विधि से, व्यय विधि से, उपयुक्त सभी से। एक सरल अर्थव्यवस्था में जहां पे सरकार बाह्य व्यापार अथवा बचत नहीं करती है, वहां पे राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है, तो वहां पे राष्ट्रीय आय की गणना आय विधि से की जाती है, उत्पादन विधि से की जाती है और व्यय विधि से की जाती है। इसका मतलब कि इन सभी से की जाती है। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। किस पाषाण काल के लोगों पालिशदार पत्थर के औजारों एवं विशेष रूप से पत्थर की बनी कुल्हाड़ियों का उपयोग करते थे। पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, सूक्ष्म पाषाण काल। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि मेरी जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा दूसरा चैनल है श्री जीएस पॉइंट, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से और इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25 एंड श्री जीएस पॉइंट, और टेलीग्राम का हमारा चैनल है स्टडी विद श्री। इन सब सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पे क्लिक करते हैं आप यहाँ पे पहुंच सकते हैं। इन सब सारे जगहों पे कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है, जिससे आप लोगों को फायदा पहुंच सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग एक लाइक कर दिया कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।